Assalamu alaikum, dear students. It is the 14th of July today, 2020. We have already studied about the different topics in this unit, like the central nervous system, spinal cord, and then peripheral nervous system, autonomic nervous system, and we are just left with one topic, that is the reflex action and the reflex arc. तो आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये कुछ ऐसी फंक्शंस होती हैं जो हम सब की बॉडी में हो जाती हैं अननोइंगली हो, हमें पता भी नहीं चलता है, और ये रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं वो हो जाती हैं. जैसे कि हम इसको पहले डिफाइन करेंगे. इट इज़ नर्व मीडिएटेड स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एक्टिंग ऑन ए स्पेसिफिक रिसेप्टर विदाउट कंसल्टिंग द विल ऑफ द ब्रेन. तो अभी मैं पहले लिखूंगा, उसके बाद समझाऊंगा इसे. It is a nerve mediated ये nerves के थ्रू कैरी हो जाता है. स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी, खुद ही हो जाता है ये रेस्पॉन्स जो है. एंड इनवॉलंटरी होता है. इनवॉलंटरी मीन्स इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन, not under the control of our will. So without consulting the will of the brain it happens, without consulting our will it happens. And involuntary response to stimulus. Acting on a specific receptor without consulting our will. तो जैसा कि अगर कभी कभार हमारा हाथ जो है वो टच कर जाए किसी वेरी हॉट ऑब्जेक्ट को, हम बहुत मतलब इसे खींचते हैं वापस, जल्दी खींचते हैं वापस, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होती है. विद इन नो टाइम हम अपने हाथ को पुल करते हैं, खींच लेते हैं वहाँ से किसी हॉट ऑब्जेक्ट से. या अगर हम कभी कभार अचानक से हमें किसी चीज़ से प्रिक लग जाए, कुछ चुभ जाए हमारे हाथ में या पैर में, तो एकदम से हम जर्क के साथ देख लेते हैं कि क्या हो गया, और हम खींच लेते हैं अपना हाथ या पाँव खींच लेते हैं. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस. या कभी कभार कोई चीज़ हमारी आंखों के सामने से भी गुजर जाए तो हम आंखें बंद करते हैं, या ब्लिंकिंग जो हम करते हैं आइज़ की, और ये हमारी नॉलेज के बगैर ही हो जाता है, खुद ही हो जाता है. इसमें सोचने का वो टाइम नहीं होता है. दैट्स वाई इट इज़ involuntary control. It is not after consulting our will. It is without consulting our will. All these functions, they happen, all these things happen, and they are called the reflex actions. That's why they are involuntary and they are automatic. ये खुद ही हो जाती हैं, spontaneous, खुद ही हो जाती हैं. इनमें सोचने का टाइम नहीं होता है. And these reflex action, it was discovered by Marshall Hall in 1833. It was discovered by Marshall Hall in 1833. So ये reflex action जो है, now it can be if the brain is involved, or if spinal cord is mostly they pass through the spinal cord, but they can pass through the brain also. So they can be of two types, that is it can be spinal reflex or it can be cerebral reflex. ये spinal reflex भी हो सकती है और cerebral reflex भी हो सकती है. तो spinal reflex means it passes through the spinal cord only, and then cerebral reflex means it passes through the brain only. The reflex action passes through the brain only. Then it is called the cerebral reflex. तो कुछ reflexes जो हैं, they are present in the individual right from the birth. हमारी birth से ही हम में present होती हैं कुछ reflexes. There are some reflexes which are present in an individual by birth, and they are called unconditioned. और inborn, हम इन्हें inborn भी कह सकते हैं, inborn, और inherited भी कह सकते हैं. inherited reflexes, ये inherit हो जाती हैं from parents to offsprings. और inborn भी कह सकते हैं, unconditioned भी कह सकते हैं.
तो ये जो अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट सेम इन ऑल द इंडिविजुअल्स, ये ऑलमोस्ट सेम होती हैं इन ऑल द इंडिविजुअल्स. फॉर एग्जांपल वी कैन से द विड्रॉल ऑफ द हैंड और फुट ऑन बीइंग प्रिक्ड, जो मैंने अभी कहा था. या बाय बर्थ हमें पेरेंटल केयर जो है ये बाय बर्थ होती है हर एक इंसान में. पेरेंटल केयर जो हम केयर करते हैं एक दूसरे की, सिबलिंग्स केयर करते हैं एक दूसरे की, पेरेंट्स केयर करते हैं अपने बच्चों की, तो ये इनहेरिट होता है, ये बाय बर्थ होता है, इनबॉर्न होता है ये. या हम कह सकते हैं विड्रॉल ऑफ हैंड और फुट ऑन बीइंग प्रिक्ड, जो मैं अभी कह रहा था कि अगर हमें प्रिक लग जाए हमारे हैंड्स में, हमारे पाँव में, तो हम विड्रॉ करते हैं, इसको खींच लेते हैं एकदम से. दैट्स बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन एंड दिस इज द इनबॉर्न. ये इनबॉर्न होता है हर एक में. तो और अनकंडीशनड होता है ऐसा रिफ्लेक्स जो है, दिस इज अनकंडीशनड. या स्वेटिंग है, क्लोजिंग ऑफ आईज है, स्वेटिंग भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है और ये अनकंडीशनड है, इनबॉर्न है, ये बाय बर्थ होता है ये. या क्लोजिंग ऑफ आईज ऑन बीइंग अप्रोच्ड क्लोजली बाय समथिंग, जो अभी मैं आपको समझा रहा था, अप्रोच्ड ऑन बीइंग अप्रोच्ड बाय समथिंग. या ओपनिंग ऑफ माउथ ऑन हियरिंग अ लाउड साउंड, जब कोई लाउड साउंड हो जाता है तो सभी लोग माउथ ओपन करते हैं जल्दी से, ये खुद ही हो जाता है. या सैलिवेशन ऑन टेस्टिंग द फूड, जब कोई किसी फूड की स्मेल आ जाती है, हमें अच्छी स्मेल आ जाती है, वाजवान की स्मेल आ जाती है, स्पेशली वाजवान जो होता है हमारे आसपास में या घर में जब होता है, तो उसकी स्मेल आते ही हमें सैलिवेट करना शुरू हो जाते हैं. सैलिवेटिंग on getting the smell of food, ये खुद ही हो जाता है, सभी के साथ ऐसा हो जाता है. तो ये इनबॉर्न है, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स है ये. सलाइवेट, मुंह में पानी आ जाता है जब भी हम किसी अच्छे फूड की, अगर कोई अचानक से मछली पकाए मोहल्ले में तो सभी लोगों को सलाइवेट करना शुरू हो जाते हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि इनबॉर्न रिफ्लेक्स है, दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन. खुद ही सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं. स्मेल तो नाक से आ गई लेकिन सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गए, मीन्स नाक जो है उसने रिसीव किया स्टिमुलस, स्मेल रिसीव किया उसने, दैट वाज स्टिमुलस. और रिस्पॉन्स कहाँ से निकला? बिकॉज इन आवर माउथ बाय द एक्टिवेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स. तो इफेक्टर ऑर्गन जो रेस्पॉन्स है वो रिसीव हो गया, जो स्टिमुलस है वो रिसीव हो गया बाय आवर नोज. तो वहाँ पे ओल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स है उन्होंने रिसीव की स्मेल. बट लेटर ऑन द इफेक्टर ऑर्गन, जो इफेक्टर ऑर्गन हमारा है, दैट दे वर द ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ. तो रिसेप्टर एक हो सकता है और इफेक्टर कोई दूसरी चीज़ हो सकती है इस रिफ्लेक्स एक्शन में. तो ये भी मैं अभी समझाऊंगा कि रिसेप्टर और इफेक्टर क्या होता है. या ब्रीदिंग जो है, दैट इज ऑल्सो द रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज इनबॉर्न ब्रीदिंग. जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं ये भी इनबॉर्न है, अनकंडीशनड है. या कफिंग ड्यूरिंग स्वालोइंग, जब हम कोई चीज़ स्वालो करते हैं तो अचानक से कफ हो जाती है, दैट इज ऑल्सो इनबॉर्न. तो ये कुछ इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस थी जो कि हम में पाई जाती हैं. दे आर द इनबॉर्न और अनकंडीशनड और इनहेरिटेड. नाउ देयर आर कंडीशनड और एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस. कंडीशनड और एक्वायर्ड. कंडीशनड और एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस ऐसी रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि इनबॉर्न नहीं होती हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ. तो ये जो है लेटर ऑन डेवलप हो जाती हैं हमारी लाइफ में थ्रू लर्निंग और हैबिट डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस, ये हम में डेवलप हो जाती हैं. सो सच रिफ्लेक्स एक्शंस विच आर नॉट प्रेजेंट एट बर्थ बट दे डेवलप लेटर इन लाइफ. नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ, not present by birth but develop later in life. किस चीज़ से डेवलप हो जाती हैं? किसी लर्निंग की वजह से आप कोई चीज़ सीख जाते हैं, लर्निंग. या कोई आदत आप में डेवलप हो जाती है, कोई हैबिट डेवलप हो जाता है उस चीज़ की वजह से. या कोई एक्सपीरियंस आप में हो जाती है, किसी चीज़ की एक्सपीरियंस हो जाती है तो उससे डेवलप हो जाता है कोई रिफ्लेक्स.
तो फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल से समझाएंगे। लेकिन ये जो रिफ्लेक्सेस हैं कंडीशनड, ये अपीयर भी हो जाती हैं और डिसअपेयर भी हो सकती हैं। दे कैन डिसअपेयर और रीअपेयर भी हो सकती हैं। एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम पेडालिंग करते हैं। पेडालिंग जब हम करते हैं, जब हम नया साइकिल लाते हैं तो हम पेडल करना सीख जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ लर्निंग, हम वो सीखते हैं। तो वो एक बाद में आप साइकिल चलाते चलाते आप बातें भी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन साइकिल भी चलाते रहते हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है। लेकिन सीखते वक्त वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता, लेकिन वंस आप सीख जाते हैं तो बाद में वो रिफ्लेक्स बन जाता है। जैसे आप पेडल करते हैं या ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग ए व्हीकल, ये भी बाद में रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है। ड्राइविंग, आप रोड पे किसी से फ़ोन पे बात करते हैं गाड़ी चलाते वक्त, लेकिन गाड़ी भी चलाते हैं, गाना भी सुनते हैं, किसी से बात भी करते हैं गाड़ी में, क्योंकि वहाँ से गाड़ी चलाते रहते हैं। अगर कोई मोड़ वगैरह भी आ जाए तो आप खुद ही गाड़ी काट लेते हैं, स्टीयरिंग वहाँ से काट लेते हैं आप, क्योंकि आप रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है, इनवॉलंटरी बन जाता है। एंड इट इज़ द एक्वायर्ड, ये आप सीख जाते हैं, किसी से सीखते हैं, लर्न करते हैं, या हैबिट डेवलपमेंट हो जाती है आप में। तो या प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइटिंग, रीडिंग, ये सब कंडीशनड है। राइटिंग है, रीडिंग है, आप रीड करते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं या कोई बुक रीड करते हैं, वहाँ से कोई आवाज़ देता है या कोई बात करता है, वो भी सुनते हैं, क्योंकि यहाँ से रीडिंग जो है ये अब रिफ्लेक्स एक्शन बन जाती है बाद में सीखने के बाद। तो इसी तरह से दूसरी कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस है, लाइक निटिंग विदाउट लुकिंग, knitting without looking। जो स्वेटर्स हम निट करते हैं तो वहाँ से लोग टीवी भी देखते हैं या और कोई चीज़ देखते हैं, लेकिन यहाँ से निटिंग भी करते हैं, स्वेटर्स और समथिंग एल्स, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन बन जाती है बाद में। तो आपने पावलो के बारे में सुना होगा। इन 1906 उसने क्या किया था, वो डॉग को उसने वो गोंग बजाता था, बेल बजाता था, और डॉग आता था, वो खाना खाता था। क्योंकि उसने खाना रखा होता था वहाँ पे, तो वो सलाइवेट करता था और खाना खाता था। लेकिन एक दिन उसने क्या किया, उस जब डॉग में एक हैबिट बन गया ये, क्योंकि वो अब जैसे ही बेल सुनता था वो सलाइवेट, वहाँ से ही जब रन करके आता था फूड की तरफ तो सलाइवेट करता था वो। लेकिन एक दिन उसने फूड नहीं रखा था, बेल तो उसने बजाई, फूड नहीं रखा था, डॉग आ गया, वो सलाइवेट फिर भी कर रहा था, लेकिन फूड वहाँ पे नहीं था, क्योंकि अब उसमें हैबिट हो गई थी, ये अब रिफ्लेक्स एक्शन बन गया था। ये पावलो ने एक्सपेरिमेंट किया था इन 1906। तो ये तो था अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस होती हैं, और ये रिफ्लेक्स एक्शंस बहुत क्विक होती हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। तो ये इट कैन बी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस और दे कैन बी सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस आल्सो। और मैंने एग्जांपल्स, ये सब चाहे वो अनकंडीशनड हैं या कंडीशनड हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं किस चीज़ की, रिफ्लेक्स एक्शंस की। तो अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ना पड़ेगा हमें, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क। अब हमें देखना है ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है कहाँ से हो जाती है, कहाँ से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ से गुजरती है, ये कहाँ से पास ऑन हो जाती है हमारी बॉडी में और फिर कहाँ पे लास्ट पे पहुँचती है। तो ये एक जो पाथवे है ना, जो ये रिफ्लेक्स एक्शन एक पाथवे पिकअप करती है कि कहाँ से स्टार्ट होती है, फिर कहाँ से निकलती है, पास ऑन हो जाती है, फिर ब्रेन से निकलती है या स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, फिर लास्ट पे कहाँ पे पहुँचती है। तो ये पाथवे जो है, जो इस रिफ्लेक्स एक्शन ने ले लिया हमारी बॉडी में, इसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। सो रिफ्लेक्स आर्क जो है, इट इज़ द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स, pathway taken by nerve impulse, pathway taken by nerve impulse ड्यूरिंग या जो रेस्पॉन्स हम दिखाते हैं स्टिमुलस का ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, तो कौन सा पाथवे इस रिफ्लेक्स एक्शन ने ले लिया, टेकन बाय द नर्व इम्पल्सेस generated at the receptor during the stimulus to reach the effector organ, या from receptor generated at the receptor, क्योंकि रिसेप्टर जो है, ये सेल्स जो है रिसेप्टर सेल्स वही रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, तो वहाँ से कौन सा पाथवे ले लिया इस नर्व इम्पल्स ने ड्यू टू स्टिमुलस, generated at the receptor due to stimulus to reach
फाइनली इसे कहाँ पहुंचना होता है? टू रीच द इफेक्टर सेल्स और इफेक्टर ऑर्गन्स। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क जो है, इट इज द पाथवे टेकन बाय द नर्व इंपल्सेस जनरेटेड एट द रिसेप्टर ड्यू टू स्टिमुलस टू रीच द इफेक्टर ऑर्गन ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ अब हम देखेंगे कहाँ से रिसेप्टर, क्या क्या चीज़ इस रिफ्लेक्स आर्क में कहाँ से निकलता है, ये कैसे रिसीव हो जाता है ये स्टिमुलस, वो हम देखेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन में कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं? कंपोनेंट्स इन्वॉल्वड इन रिफ्लेक्स आर्क, कंपोनेंट्स इन्वॉल्वड। तो ये पाथवे कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे आपने घर में निकलना है, फिर आप बस स्टॉप पे पहुँचेंगे, वहाँ से आप व्हीकल में चढ़ेंगे और उसके बाद आप पहुँच जाएंगे स्कूल से फिर छुट्टी हो जाएगी तो फिर से आपको स्टॉप पे पहुँचना पड़ेगा, फिर आप घर पहुँचते हैं। तो एक पाथवे बन जाता है ये। कौन सा रास्ता आपने ले लिया घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक, इसी तरह से कौन सा रास्ता इस रिफ्लेक्स एक्शन ने ले लिया, जब जहाँ से वो रिसीव हो गई हमारी बॉडी में, उसके बाद कहाँ से निकली, फिर कहाँ पहुँची लास्ट पे, ये जो एक रास्ता सा बन जाता है, पाथवे जैसा, कौन सा पाथवे इसने टेकअप किया, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। तो इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्स आर्क में कौन चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है? दैट इज द रिसेप्टर मीन्स वो सेल या वो ऑर्गन जो स्टिमुलस रिसीव करती है। जैसे हाथ में प्रिक लग गया तो हाथ हमारा रिसेप्टर बन जाता है। जैसे हमने स्मेल ले ली किसी चीज़ की, वो स्मेल हमने ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो हमारी नाक में होते हैं वो रिसेप्टर बन गए। जो चीज़ रिसीव करती है स्टिमुलस को उसे हम रिसेप्टर कहते हैं। ये टिश्यू भी हो सकता है, ये सेल भी हो सकता है, टिश्यू सेल, और इट कैन बी ऑर्गन, ये ऑर्गन भी हो सकता है जो कि रिसीव करता है, विच रिसीव्स द एक्सटर्नल स्टिमुलस, उसे हम रिसेप्टर कहते हैं, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस रिसीव करता है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल स्किन है, हमारी स्किन, या आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज है, ये सब रिसेप्टर्स हो सकते हैं एक्स्ट्रा। रिसेप्टर के बाद अब नंबर सेकंड, अब तो स्टिमुलस हमने रिसीव कर ली बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स ने स्टिमुलस रिसीव कर ली। दूसरी चीज़ क्या इन्वॉल्व हो जाएगी इसमें? दैट इज द सेंसरी और एफेरेंट न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स। सेंसरी नर्व फाइबर, सेंसरी हो गए। अब रिसेप्टर से इस स्टिमुलस को कैरी करेगा कौन? सेंसरी या एफेरेंट, जिसे हम कहते हैं नर्व फाइबर, उसे यही कैरी करेगी इस नर्व इंपल्स को, इस स्टिमुलस को इन द फॉर्म ऑफ ए नर्व इंपल्स। तो ले जाएगी कहाँ पे? या तो ले जाएगी स्पाइनल कॉर्ड में या ले जाएगी ब्रेन में, इट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाएगी। तो सेंसरी नर्व फाइबर जो है, इट विल कैरी द स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। ये इस स्टिमुलस को जो आपके रिसेप्टर्स ने रिसीव की है तो उसको कैरी करेगी ये कौन? सेंसरी नर्व फाइबर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये इस स्टिमुलस को, जो स्टिमुलस हमने ऑलरेडी रिसीव की है, इसको कैरी करेगी ये इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ nerve impulse, to कहाँ तक ले जाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो इट कैन बी अ स्पाइनल रिफ्लेक्स, इट कैन बी अ सेरेब्रल रिफ्लेक्स। तो उसके बाद नंबर थर्ड, पार्ट ऑफ CNS इन्वॉल्वड। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंसरी ने इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ला के दिया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखना है कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, ये ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है। तो अगर ब्रेन है देन इट इज अ सेरिब्रल रिफ्लेक्स, अगर स्पाइनल कॉर्ड है देन इट इज अ स्पाइनल रिफ्लेक्स। और ब्रेन में इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंटर न्यूरॉन्स हम उन्हें कहते हैं, जो इंटर न्यूरॉन्स की क्या करते हैं, इस ये जो स्टिमुलस है उसको अब कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स, और किस चीज़ तक पहुंचा देते हैं? तो मोटार नर्व फाइबर्स। तो सेंसरी से मोटार नर्व फाइबर्स तक इस स्टिमुलस को रेस्पॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटर न्यूरॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में। इट मीन्स अब जो फोर्थ पार्ट इन्वॉल्व है इसमें, दैट विल बी मोटार और इफेरेंट, EFFERENT, इफेरेंट नर्व फाइबर। तो मोटार और इफेरेंट नर्व फाइबर क्या करेगी अब? कैरी, इट विल कैरी द रेस्पॉन्स। नाउ इट विल कैरी द रेस्पॉन्स।
अब CNS से रेस्पॉन्स जनरेट होगा, वो रेस्पॉन्स कैरी करेगी अब मोटार नर्व फाइबर इन द वंस अगेन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, जैसे कि लाया था सेंसरी ने फ्रॉम रिसेप्टर्स कैरी किया था इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, तो फिर इंटरन्यूरॉन्स ने इसको ट्रांसफर किया फ्रॉम सेंसरी टू मोटार नर्व फाइबर्स इन द CNS. नाउ मोटार नर्व फाइबर्स और इफेरेंट नर्व फाइबर्स विल कैरी द रेस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, और ले जाएंगी इस रेस्पॉन्स को कहाँ तक, टू फिफ्थ पार्ट इन्वॉल्वड, दैट विल बी इफेक्टर. इफेक्टर पहला हो गया था रिसेप्टर जो रिसीव करता था, लास्ट पे कहाँ पहुंचा ये रिफ्लेक्स एक्शन, इफेक्टर तक. ये इफेक्टर क्या होता है, इफेक्टर ऑर्गन, और इट कैन बी ए सेल और इट कैन बी ए ग्लैंड. तो लास्ट पे इफेक्टर ऑर्गन के पास पहुंच जाता है ये रिफ्लेक्स एक्शन. इट कैन बी वंस अगेन, इट कैन बी ए मसल, इट कैन बी ए ग्लैंड, इट कैन बी एनी ऑर्गन, ये इफेक्टर. तो इस इफेक्टर के पास पहुंच जाता है और ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है. तो इस रिफ्लेक्स एक्शन जो है, ये एक रिफ्लेक्स आर्क की एक एग्जांपल दूंगा मैं. जैसे कि हम ओल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी नाक में, वो रिसीव करते हैं स्मेल, तो वो रिसेप्टर बन गया. वहाँ से ये चला जाता है CNS में. कौन कैरी करता है, सेंसरी नर्व फाइबर. तो वहाँ से CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अब रेस्पॉन्स जनरेट होगा, लेकिन सेंसरी से मोटार तक इसको कन्वर्ट करने में इंटरन्यूरॉन्स की ज़रूरत पड़ती है. अब मोटार तक पहुँच गया हमारा, अब ये मोटार जो है वो कैरी करेगा इस नर्व इंपल्स को, लेकिन मोटार क्या करता है, कैरी रेस्पॉन्स. सेंसरी क्या करता था, कैरी स्टिमुलस. अब मोटार या इफेरेंट नर्व फाइबर इस रेस्पॉन्स को कैरी करेगा और वो ले जाएगा, हम बात कर रहे थे स्मेल की, तो वो इफेरेंट और मोटार नर्व फाइबर्स इस रेस्पॉन्स को कैरी करते हैं टू आर सलेवरी ग्लैंड्स. जब सलेवरी ग्लैंड्स तक पहुंच गया, वहां से सलेवा निकलना शुरू हो जाता है. इट मीन्स कि रिसेप्टर जो था इस एग्जाम्पल में वो था नोज, या जिसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन द नोज. लेकिन इफेक्टर कौन बन गया, इफेक्टर बन गया सलेवरी ग्लैंड्स बन गए इफेक्टर. तो रिसेप्टर और इफेक्टर दे कैन बी टू डिफरेंट थिंग्स और टू डिफरेंट ऑर्गन्स. तो इफेक्टर हमारा सलेवरी ग्लैंड्स बन गए, वहां से सलेवा निकलना शुरू हो गया. इसी तरह से कभी कभार जब हम अपने हाथ को विड्रा करते हैं, जब किसी हॉट प्लेट के साथ हम टच करते हैं या प्रिक हो जाता है, तो हमारी मसल्स हमारी आर्म्स में कंट्रैक्ट हो जाती हैं. तो लास्ट पे इस कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हम खींच लेते हैं अपने हाथ को. तो रिसेप्टर बन गया था हैंड, लेकिन इफेक्टर बन गया मसल्स इन द आर्म. तो इफेक्टर एंड रिसेप्टर दे कैन बी टू डिफरेंट थिंग्स. अब ये भी आपको समझ में आया होगा. तो इस रिफ्लेक्स एक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, इट कंट्रोल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज. ये कंट्रोल करता है, अब ऐसे ही मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे ही बोलूंगा मैं. इट कंट्रोल्स द डिफरेंट टाइप्स नंबर ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज, और दे कैन कंट्रोल द रेस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलस एज क्विक एज पॉसिबल, सो दैट कि अगर कोई हार्मफुल स्टिमुलस है, अगर प्रिक हो जाता है, तो जल्दी से हम हाथ खींच लेते हैं. अगर हाथ वहीं पे रखेंगे तो कोई चीज़ चुभ जाएगी बहुत अंदर. इट मीन्स कि हार्मफुल स्टिमुलस था ये. तो इस हार्मफुल स्टिमुलस के हार्म को रिड्यूस करने के लिए, नुकसान को कम करने के लिए हम रिफ्लेक्स एक्शन दिखा सकते हैं. और इसी तरह से ये ब्रेन का जो ओवर टैक्सिंग है, ब्रेन का जो बोझ है, वो कम कर देता है. कौन, रिफ्लेक्स एक्शंस. एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ इन आवर body. So it was all about the reflex action and reflex arc. Thanks for watching.